अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। इन दिनों मुल्क के सियासी उफक पर 3 मुलाकातों का बहुत चर्चा है। ये मुलाकातें इस हवाले से भी अहम समझी जा रही है कि इन मुलाकातों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे को वाज़ेह करेगी। सबसे अहम समझी जाने वाली मुलाकात अब से कुछ देर पहले लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में शुरू हुई है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि इस मीटिंग में शामिल होने के लिए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंचने के एक दिन बाद ही आनन फानन लंदन वापस रवाना हुए, जबकि मरियम नवाज, जिनकी रवानगी पहले ही किसी ज़ाती काम के लिए शेड्यूल थी, उन्होंने भी ज़ाती मसरूफियत को वाला ताक रखते हुए लंदन पहुंचने में आफियत जानी। अब इस मुलाकात में वो भी शरीक हैं। इस मुलाकात से पहले बहुत सी अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी कि मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ का 2 रोज़ पहले किया गया खिताब और इसमें बनाया जाने वाला बयानिया पसंद नहीं आया, इसलिए शहबाज शरीफ से किसी अहम शख्सियत ने मुलाकात की और मुलाकात गुजरांवाला में हुई। अहम पैगाम पहुंचाने के लिए शहबाज शरीफ फौरन लंदन रवाना हुए। यह भी बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ की जानिब से बनाए गए बयानिए और इसके बाद के रद्दअमल ने वापसी मशकूक बना दी है। लेकिन आज मुलाकात से कबल शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और इन अफवाहों को भी किसी हद तक ब्रेक लगी है। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए गुजरांवाला में होने वाली मुलाकात की तो तरदीद की है कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, और फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी का जो स्केजुअल है वो कहते हैं उसमें भी कोई अभी रद्दोबदल नहीं हुआ। शहबाज साहब क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। नवाज साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ जी, करना तो मैं चला आया। गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। वो कहते हैं मैं तो गुजरांवाला गया ही नहीं। अब ये मुलाकात उनके मुताबिक गुजरांवाला में नहीं हुई, यानी पाकिस्तान में कोई अहम मुलाकात नहीं हुई, वो किसी अस्करी या गैर अस्करी हल्के से हो, शख्सियत से हो। अब क्या मुलाकात लंदन में होने जा रही है? क्या शहबाज साहब कोई अहम मुलाकात करने के लिए लंदन पहुंचे हैं? वो मुलाकात नवाज शरीफ से हटकर भी हो सकती है। अब वो सब ठीक होने का तासुर दे रहे हैं, लेकिन मामला इतना सादा महसूस होता नहीं है जितना सादा वो बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है और अगर नवाज शरीफ मजीद यही बयानिया अपनाते हैं तो उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। जो डायमेंशन फैसल वोडा दे रहे हैं और फैसल वोडा की दी हुई डायमेंशन जो है मुख्तलिफ चंद दिनों के अंदर जो बातें वो कर रहे हैं वो कन्फर्म भी हो रही हैं, वो ऐसी बातें होती हुई भी नजर आती हैं। और एक अहम डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी सामने आई है कि पहले पसे पर्दा कुव्वतों की जानिब से मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी की बातें हो रही थी। तहरीक इंसाफ बार बार इसका इल्ज़ाम इस वक्त के मुक़्तदर हलकों पर लगा रही थी कि खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उनकी सहूलतकारी का एतराफ़ किया और बताया कि कैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने एक्सटेंशन में रोल अदा किया, जिसके बदले उनके लिए आसानियां पैदा हुई। अब रीसेंट मुलाकात तो वो है जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में हो रही है। इससे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं वो मुलाकात एक तहरीक इंसाफ के वफ़द की मोहम्मद अली दुरानी से हुई है और मोहम्मद अली दुरानी की प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री से आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है। और एक और अहम मुलाकात गुज़श्ता रोज़ चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी साहब की हुई है। पीपल्स पार्टी अपनी राह ले रही है, यानी पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काउंटर करने के लिए वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कोई इत्तेहाद बनाया जाए, यानी बाकी मानदा जमातों को मिला के कोई इत्तेहाद हो सके। मुस्लिम लीग काफ भी हो सकती है, उसमें PTI से इत्तेहाद पर भी सोच विचार हो रही है, यानी बाकायदा तौर पर इंतखाबी मैदान तकरीबन अब सज चुका है और उसके अंदर जोड़ तोड़ का अमल भी होता हुआ दिखाई देगा। मुलाकात जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में हो रही है ये कितनी अहम है और इसके क्या दूर असरात मुरतब होंगे। खान साहिबा लंदन से मैं ज्वाइन करेगी, उनसे भी वहाँ की पल्स लेंगे कि इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन मुलाकात में शरीक है, एजेंडा क्या है। लेकिन उससे पहले काफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब स्टूडियोज़ में हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में जो आनन फानन मुलाकात हो रही है, बड़ी बर्क रफ्तारी से शहबाज साहब भी और उनकी भतीजी भी वहाँ पर पहुँचे हैं, इन मुलाकातों का एजेंडा क्या हो सकता है? शहबाज साहब एक चीज़ को तो रद्द कर रहे हैं कि गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई अहम पैगाम लेके वो लंदन पहुंचे हैं, क्या ऐसा ही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे कि ये मुलाकात जो लंदन में इस वक्त हो रही है और कल भी होगी, ये भी खबर दे रहा हूँ आपको, और परसों भी होगी। ये बहुत अहम मुलाकात है कई हवालों से, और परसों इससे भी अहम मुलाकात होगी। जी हाँ, वो मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता। एक तो ये है कि कोई UAE की बड़ी कोई अहम शख्सियत जो है वो लंदन पहुंच चुके हैं और वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। अब आप मुझसे पूछेंगे भी तो मैं इसमें इससे तो आगे जाने मैं ये तो पूछूंगा कि एजेंडा क्या होगा इस मुलाकात का। देखिए, अगर आपको याद हो, सऊदी अरब और UAE ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात हमेशा बहुत ख़ास और दरीना रहे हैं नवाज शरीफ साहब से। सऊदी अरब में जब वो आए थे तो आपको याद है कि एक ऐसा सियासतदान जो अपने मुल्क में भगौड़ा और सज़ा याफ्ता मुजरिम समझा जाता है, उसको वहाँ
यानी स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया, State case। शाही मेहमान की हैसियत से। ये आपने देखा ना, सुना था ना आपने? अब वो विजुअल्स तो आए थे, पता नहीं नए थे या पुराने थे, जितने लेकिन दिन विजुअल्स वहाँ तो थे। बिल्कुल नए थे वो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन दो ममालिक के लिए नवाज शरीफ साहब की अपनी एक स्पेशल हैसियत है, कोई कंप्रोमाइज़ इसके ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या अहमियत है, क्या हैसियत है सर? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये दोनों ममालिक जो हैं, ये नवाज शरीफ की रिसरेक्शन के और उनकी जमात के दोबारा इक़्तिदार में आने के हामी हैं। लेट मी से दैट, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं ये। मुदाखलत कर रहे हैं, मदाखलत नहीं है, प्रेशर गुडविल डाल रहे है, हैं। गुडविल है। आप इसको प्रेशर कह लें, आप जो भी मर्जी कह लें, नहीं, लेकिन ये- मेरे ख्याल ये से फैसला तो अवाम ने हम करना है अगर भाई साहब। शुरू से करें गुफ्तगू नहीं का भाई साहब, आगाज़, ये फैसला तो अवाम ने करना है ना, मैं आ रहा हूँ उसी कि तरफ आ रहा हूँ, हुक्मरान कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन उसी होगा। तरफ आ रहा हूँ, उसी ये तरफ आ रहा UAE का हूँ। भाई बाबा, या मेहरबान गल्फ का कोई दोस्त, शेख तो नहीं करेगा। हर मेहरबान दोस्त हो सकते हैं, उनकी गुडविल हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से नवाज शरीफ की अचानक वापसी से बात शुरू करें तो फिर आपको मैं समझा पाऊँगा। जी, देखिए, ये कहना कि मेरी मुलाकात गुजरांवाला में किसी से नहीं हुई है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप किसी का पैगाम लेके नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यकीनी तौर पे पैगाम है, और पैगाम बिल्कुल जिस तरह से समझा जा रहा है उसी तरह से है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बयानिए के लिए आज से नहीं हमेशा से जाने जाते हैं। नवाज शरीफ साहब 4 आर्मी चीफ से लड़ाई मोल ले चुके हैं, 3 चीफ जस्टिस के साथ लड़ चुके हैं, 3 अपनी हुकूमतें गंवा चुके हैं। तो आपको ये बयानिया नया क्यों लग रहा है? मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो ये कह रहे हैं कि नया बयानिया है। तो नवाज शरीफ ने कुछ सीखा नहीं फिर? सीखना अपनी जगह है। ये रविश तर्क करने को देखिए, तैयार नहीं ये है। बिल्कुल तैयार नहीं है, नवाज शरीफ तो तैयार नहीं है। आप देखिए, कल तक जो बात इबाम में थी, आज उन्होंने नाम लिए हैं। जिस 5 के टोले का जिक्र हो रहा था, अब तो टोला 6 का हो गया ना सर। अब छठा तो अब जेल में है ना, उसको उसका ना नहीं, उसमें तो बाजवा साहब डाल के 6 हो गए सर। यानी बाजवा साहब डाल को निकाल दिया अभी उन्होंने फिलहाल, अभी और 5 के नाम लिए। आज नाम 5 नए हैं। आप ज़रा उसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पैगाम वो लेके गए हैं, उन्हें कहा गया है कि आप ये जजेस और जर्नल के एहतसाब का जो नारा लेके चल रहे हैं, इसको या तो सॉफ्ट कर लें अच्छा, या तर्क कर दें, 2 ही चॉइसेस ये ब्रेक पे पाँव रखें। हाँ, ब्रेक पे पाँव रखें। वो मानने जा रहे हैं या नहीं मानने जा रहे हैं, ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है। 2 बातें आप याद रखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आज, यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे, 2 बयानिए हमेशा से बड़ी पजीराई हासिल करते हैं, एक एंटी अमेरिकन और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट। ये हमारी साइकी है। इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से आप पॉपुलर तो हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हुकूमत आपको मिल जाए, ये ज़रा मुश्किल बात है। देखिए, वो 2018 नहीं है। 2018 में सिनारियो और मुख्तलिफ था। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो कोलैबोरेशन नहीं करेगा कभी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन वो ये भी नहीं करेगा कि नवाज शरीफ साहब आए तो उनको राइवेंट जाती मगर वो ये भी नहीं करेगा कि अगर लोग वोट दे दें तो उसको वज़ीर आज़म न बनने दे या उसको निकाल दे। नहीं, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ों का तय होना बाकी है ना सर। करेक्ट। ट्रकों के हिसाब से वो कहते हैं जज बशीर साहब कि एहतसाब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंसेज आना शुरू हो गए हैं। करेक्ट। अभी पहले वाला मामला क्लियर नहीं हुआ, अगला चल पड़ा है सर। देखिए, ये थ्रेट सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं है, ये थ्रेट पीपल्स पार्टी को भी उसी तरह से है, ये थ्रेट तरीके इंसाफ को भी है। उसके इन सारे लोगों के केसेस हैं। ये आपको किसने कह दिया कि सिर्फ नून लीग के केसेस हैं? अगर आप मुझसे पूछें सच, तो मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है केसेस की। ठीक, सबसे ज़्यादा जरदारी साहब के खिलाफ है। तो ये थ्रेट एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। लेकिन क्या डू वी हैव अनदर जनरल बाजवा? डू वी हैव अनदर जनरल फैज? नो वी डोंट हैव, सर्टेनली नॉट। सो नताइज भी वो नहीं होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी वो नहीं होंगे, प्रेशर भी वो नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। हमने जो पोस्चरिंग की हुई है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम सियासत में दखल नहीं देंगे, अब आप इसकी वायलेशन बहुत लिमिटेड ये हद तो तक कर फैजाबाद सकते धरना रिव्यू पिटीशन लग गई है, ये तो देखिए, पता चल जाए। हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो ये इब्तिदा है उसकी जिसकी बात नवाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ अगर इस पर रजामंद नहीं होते कि वो अपना ये बयानिया तर्क कर देंगे, तो क्या वापस आने के लिए क्लीन चिट या ग्रीन सिग्नल मिलेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि अब उनके वापस आने में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हायल नहीं है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी ठीक कह रही है ना, बुखारी साहब की हवाओं का रुख इस वक्त नून लीग की तरफ है। देखें, ये उनकी आप एजम्पशन भी कह सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये अलम उठाया है और बहुत काफ़ी देर हो गई है उनको। कभी वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं हम एक जमात से नाराज़ हैं। यकीनी तौर पर उनको ये गलतफहमी कह लीजिए या एहसास कह लीजिए, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स नून लीग।
ये वो बस सिर्फ गाली के तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन बाकी हर तरह से वो कह रहे हैं। ये उनका इलेक्टोरल नैरेटिव भी है। वो एज लास्ट 2 वेरी क्विक क्वेश्चंस, उसके बाद सफीना मुझे बताया कि रेडी हैं। 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आ रहे हैं? अगर 21 अक्टूबर को नहीं आ रहे तो फिर कभी नहीं आएंगे। आना जरूरी है, आना पड़ेगा, मजबूरी है। एब्सोल्युटली। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो रहे हैं? एब्सोल्युटली हो रहे हैं, एब्सोल्युटली। वक़ार साहब, विद दिस आई हैव टू टेक सफीना खान। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सफीना खान हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सफीना, आप इस वक्त एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर ही हैं। ये बताइएगा कि जो मीटिंग हो रही है ये किन के माबैन है और इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? जो इस वक्त एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में मीटिंग चल रही है, क्या एजेंडा है इसका? जी अस्सलाम वालेकुम। इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो मौजूद हैं, सलमान शहबाज भी मौजूद हैं और दीगर उनके जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। ये कोई स्केजुअल्ड मीटिंग तो नहीं है, ये तो स्केजुअल से हट के और बड़ी हंगामी मुलाकात मालूम होती है। क्या ये पहले से कोई स्केजुअल था इसका? और फिर अगर ये हंगामी मुलाकात है तो किस एजेंडे के तहत हो रही है? जी टीवी के ऊपर तो बहुत डिफरेंट किस्म की स्टोरीज आ रही थी, लेकिन जो मेरे जराए ने कंफर्म किया था कि शहबाज शरीफ साहब कोई पैगाम लेके लंदन नहीं पहुंचे हैं, बल्कि यहाँ पर जो पैगाम नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाना है उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी बहुत जरूरी थी, तो वो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आएंगे। जराए ने ये भी कंफर्म किया है कि हमारे निगरान वजीर आजम जो अनवारुल हक काकड़ हैं वो मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ साहब से, लेकिन ये मुलाकात जो होगी बहुत ही निजी किस्म की होगी। फैमिली डिनर के ऊपर मुलाकात होगी, पब्लिक में मुलाकात नहीं होगी। उस मुलाकात का हिस्सा बनने के लिए शहबाज शरीफ साहब हंगामी तौर पर लंदन पहुंचे थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, यानी वो शख्सियत जिसने 3-4 रोज़ क़याम करना है, वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात स्केड्यूल्ड है नवाज शरीफ से, जो PMLN के कायद हैं। जी बिल्कुल, ये जो मीटिंग थी पहले शेड्यूल नहीं थी, जब ये कंफर्म हुआ और इसको कंफर्म करने में हमारे कुछ निगरान सेटअप के जो कुछ नून लीगी अफराद हैं, नोन नाम है, उन्होंने ये मीटिंग अरेंज कराने में और नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट मेरे पास वो पूरे नाम लिस्ट मौजूद है जिन्होंने जो मीटिंग अरेंज करवाई, और उन्हीं के कहने से नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी के साथ ये मुलाकात तय थी। लेकिन जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच गए तो उनको कहा गया कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, आपको वापस लंदन जाना है और उस मीटिंग का हिस्सा बनना है। तो ये मीटिंग की इन्विटेशन जो है शहबाज शरीफ साहब तक भी कंफर्मेशन नहीं थी, उनको बाद में पता चला। नहीं, लेकिन ये मुलाकात ज़रूरी क्यों है? और ख़ास तौर पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे अगर ऐसी मुलाकात होती है तो। जराए ने यही कंफर्म किया है कि शायद वो बहुत ही अहम पैगाम नवाज शरीफ साहब को देना चाहते हैं और उसका वो जो विटनेस उसका बनाना चाहते थे। शायद जो हमारे कुछ ताकतवर शख्सियात हैं उसमें शहबाज शरीफ को मौजूद रखना चाहते थे। बट दिस मैसेज कुड हैव बीन फ्लोटेड थ्रू शहबाज शरीफ एज वेल। मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पैगाम देना, क्या वो अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं या कंसर्न क्वार्टर्स का पैगाम नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाना चाहता है? देखिए, जो इस वक्त निगरान सेटअप है उनकी, आपको भी पता है कि वो एक निगरान सेटअप है, उनकी अपनी इंडिविजुअल कोई बात नहीं हो सकती है। जब तक पावर कॉरिडोर से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर कोई पैगाम नहीं पहुंचाना चाहते तो कोई भी पैगाम राइट से लेफ्ट नहीं हो सकता। तो मेरे जराए ने ये कंफर्म किया था कि ये पावर कॉरिडोर की तरफ से ही जो निगरान वज़ीर आज़म है वो मैसेज लेकर नवाज शरीफ साहब तक पहुंचे हैं और उसी मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लंदन तशरीफ लाई। और ये पैगाम नवाज शरीफ के बयानिए से मुताल्लिक है, क्योंकि जो तकरीर ग्रैंड मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ साहब ने की और जिसमें उन्होंने अटैकिंग शुरू की और मज़ाहमती बयानिया और एहतसाब का बयानिया अपनाया, क्या उसको टोन डाउन करने के हवाले से आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? जी, मेरे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि ये जो डिस्कशन होगी ये बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में क्रिएट की गई है ताकि बहुत ही ईज हो के डिस्कशन का हिस्सा रहें तमाम अफराद जो भी उस मीटिंग में मौजूद हों। वहाँ पर कुछ चीज़ें नवाज शरीफ साहब को बहुत वाज़ह तरीके से पैगाम पहुंचा दिया जाएगा कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी और ये चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में ये नवाज शरीफ साहब की टोन, उनका बयानिया आपको बता देगा कि वो जो मैसेज उनको पहुंचाया जाना है उस पर वो अमल पैरा हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं। बट द न्यूज़ विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम दैट मीटिंग जो इस वक्त चल रही है उसमें तो यही है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि
वो साकिब निसार हो, आसिफ सईद खोसा हो, जनरल फैज़ हो या जनरल बाजवा हो, उस मामले पर अब मिट्टी नहीं डालेंगे बल्कि एहतसाब होगा। तो अभी भी उस मौक़िफ़ के ऊपर बयानिए पर कायम है। अगर वो डटे रहते हैं तो क्या कंसर्न क्वार्टर्स नाराज़ होंगे? डेफिनेटली जो मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर आना चाहते हैं पाकिस्तान में आएँ, अपने इलेक्शन की कैंपेन करें, अपनी पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं वो करें, लेकिन एक सर्टेन क्राइटेरिया को आप टच नहीं कर सकते, एक सर्टेन चंक के ऊपर आप बात नहीं कर सकेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब उस बात के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में भी नजर आएंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब की और वो जो हमारे पावर कॉरिडोर के वाले हल्के हैं उनके दरमियान कुछ बातें नहीं आती हैं तो नवाज शरीफ साहब अपना 21 अक्टूबर का जो प्लान है वो पोस्टपोन कर देंगे। अच्छा, एक बार फिर जरा मुझे कंफर्म करें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का बराह रास्त MNS से मिलना, मुलाकात करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी और फिर इम्पार्शियलिटी के ऊपर, गैर जानिबदारी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। तो ये तो किसी और भी वास्ते से हो सकता था, बराह रास्त मिलना, पहुंचना, ये जो बात आप कर रही है, फिर कंफर्म करें इसको, ये बात ऐसे ही है? कोई भी विजुअल्स आपको नजर नहीं आएंगे। मेरे जराए ने ये भी कंफर्म किया था कि पहले नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर तशरीफ लाए, लेकिन जिसकी वजह से उन्होंने मेरे जराए ने ये कंफर्म किया है कि उनको कहा गया कि वो नवाज शरीफ साहब के घर तशरीफ ले आए, लेकिन दोनों तरफ से शायद ये बात काबिल कबूल नहीं थी। तो फिर कोई ऐसा थर्ड न्यूट्रल प्लेस चूज किया जाएगा जहाँ पर लोग जो है वो बैठ के एक आसान माहौल में बात कर सकें। और 21 अक्टूबर की मीटिंग जो होगी, ये मीटिंग जो होगी, ये विजुअल्स नहीं नजर आएंगे आपको। इसकी कोई आपको आने जाने की वीडियो इन कैमरा मीटिंग होगी या बंद कमरा इजलास होगा? ठीक जी, बंद कमरा इजलास, जिसको फैमिली डिनर का नाम दिया जाएगा। ठीक। 21 अक्टूबर की जो तारीख मुकर्रर की गई है नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक, क्या इस तारीख में भी कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि आपसे कुछ देर पहले शहबाज साहब जब पहुंचे हैं तो मीडिया से इनफॉर्मल डिस्कशन हुई, आप वहां पर थी? जी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी जब वो आए हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने मीडिया से क्या बात की थी, लेकिन जिस तरह से PMLN की जो एक लीगल टीम है, कल से खबरें वो यही आ रही हैं कि मियां साहब पहले मेक श्योर करेंगे कि उनकी जमानत हो जाए और उसके बाद वो पाकिस्तान में लैंड करें। मीडिया के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन में उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरावाला में कोई अहम मुलाकात नहीं हुई थी उनकी। मैंने यही तो बोला आपसे कि जो पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन बनाया गया है कि शायद पाकिस्तान से कोई जो पैगाम लेके शहबाज शरीफ लंदन आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैगाम उनको अब दिया जाना है। वहां पर जरूर किसी ने उनको ये जरूर कहा है कि जो मीटिंग लंदन में होने जा रही है उस मीटिंग में आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। यानी गुजरावाला वाली कहानी नहीं है, वहां किसी आम शख्सियत से कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि असल मुलाकात लंदन में होने जा रही है। तो इसका मतलब ये कि एक मीटिंग और होगी जो इस मुलाकात के बाद मामलात को रीपोजिशन करेगी या फिर रियलाइन होंगे एक बार फिर से? मीटिंग शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में किससे हुई है किससे नहीं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकती, लेकिन जो बहुत ही अहम अराकीन इस वक्त निगरान सेटअप का हिस्सा है, जो PMLN से ताल्लुक को रखते रहे हैं, उनमें से एक शख्स अरेंज करने वाला है और दूसरा शख्स जो है वो शहबाज शरीफ तक पैगाम पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने बताया कि एक मीटिंग जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा नवाज शरीफ साहब के साथ एक बहुत ही पाकिस्तान की आम शख्सियत करने जा रही है और उस मीटिंग का हिस्सा बनना आपके लिए बहुत ही अहम और जरूरी है। शायद पावर कॉरिडोर से ताल्लुक रखने वाले लोग ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ इस मीटिंग का हिस्सा बने। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, लास्टली एंड वेरी क्विकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी भी है जो एलाई रही है इस हुकूमत की, 16 माह की हुकूमत की, तो वो भी उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जो नक्शा आप बता रही हैं लंदन में इस वक्त, उससे तो फिर वो तासुर और गहरा होता है और मजबूत होता है, उसको तक़वियत मिलती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ये वो कुछ चीजें हैं जो सबके लिए एक जैसी होंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो अपने ताई एक बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जो एक पावर कॉरिडोर का जो टिल्ट है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ हो सकता है या PMLN की तरफ से हो सकता है, लेकिन पावर कॉरिडोर की तरफ से अपना टिल्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं है। वो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन हाँ वो कुछ चीजें चाहते हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और अगर पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने सियासत में पार्टिसिपेट भी करना है तो वो कुछ चीज़ों को टच नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये मुलाकात होना जिसमें निगरान वज़ीर आज़म खुद पहुंचे और इनसे मुलाकात करें, बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
बिल्कुल इसमें पर्दादारी भी है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेट भी कर दी जाएंगी। पाकिस्तान की आने वाली स्पेशली नून लीग की सियासत का जो रुख है तयन हो जाएगा कि उन्होंने किस तरफ जाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा रोस्टर में एक ऐसे केस को नजर-ए-सानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर किया जिसकी वजह से वो बहुत अरसे तक ज़ेर एताब रहे हैं। ये केस फैज़ाबाद धरना नजर-ए-सानी केस है और इस केस में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस दिया और कानून की अमलदारी के लिए एक ऐसा सख्त फैसला जारी किया था जिसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा को मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त वफाकी हुकूमत ने पुरस्कार तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके ख़ानदान की जासूसी करा के उनके एहसासों से मुतालिक एक रेफरेंस आरिफ अलवी को भिजवाया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी अहलिया समेत सुप्रीम कोर्ट और FBR में मुतादिद पेशियां भुगतना पड़ी थी। बाद में इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट की 10 रुकनी बेंच ने ख़त्म किया। बाद इस फैसले के खिलाफ अप्रैल 2019 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने वजारत दिफा के तवस्सुत से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PTI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और एजाजुल हक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर नजर-ए-सानी के लिए दरखास्त दायर की गई थी, जिसे अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से जारी करदा कॉज लिस्ट में बताया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी की दरखास्तों पर 28 सितंबर को समाअत करेगा। इस केस के पस मंजर के बारे में बात करें तो मालूम होता है कि फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात TLP ने खत्म नबुव्वत के हल्फनामे में मुतनाज़ तरमीम के खिलाफ 5 नवंबर 2017 को धरना दिया था। हुकूमत ने मुज़ाकरात के जरिए धरना पुरअमन तौर पर ख़त्म कराने की कोशिशों में नाकामी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैजाबाद खाली कराने के हुक्म के बाद धरना मुजाहिरीन के खिलाफ 25 नवंबर को ऑपरेशन किया था, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। इस धरने के नतीजे में वफाकी दारुल हुकूमत में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया था, जबकि ऑपरेशन के बाद मजहबी जमात की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहिरे शुरू हुए थे और आवाम को शदीद मुश्किलात उठाना पड़ी थी। 27 नवंबर 2017 को हुकूमत ने वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे समेत इस्लामाबाद धरने के शुरका के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे, जिसमें दौरान ऑपरेशन गिरफ्तार किए गए कारकुनान की रिहाई का मुतालबा भी शामिल था। बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में फैजाबाद धरने से मुतालिक अज खुद नोटिस दिया था और उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फरवरी 2019 में तफसीली फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा था कि हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों, खुफिया एजेंसियों और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को हिदायत की है कि वो अपने दायरा कार में रहते हुए काम करें। 2 रुकनी बेंच ने 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा था कि कोई शख्स जो फतवा जारी करे जिससे किसी दूसरे को नुकसान या उसके रास्ते में मुश्किल हो तो पाकिस्तान पीनल कोड, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 या प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ ज़रूर मुजरिमाना मुकदमा चलाया जाए। फैसले में कहा गया था कि इज्तिमा और एहतजाज करने की हद उस वक्त तक दायरा कार में है जब तक वो किसी दूसरे के बुनियादी हुकूक, उसकी आज़ादाना नकलो हरकत और इमलाक को नुकसान ना पहुँचाए। अदालत उज़्मा ने फैसले में यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ECP की जिम्मेदारी है कि वो आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करे। साथ ही अदालत ने यह कहा था कि ECP कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सियासी जमातों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। फैसले में मजीद कहा गया था कि कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को उनकी ज़राए आमदन का हिसाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कराची में 12 मई 2007 के वकला के एहतजाज का जिक्र और सड़कों पर पुरअमन शहरियों के कत्ल और इक़दाम कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में रियासत की नाकामी का भी जिक्र करते हुए कहा गया था कि इससे बुरा असर पड़ा और दूसरों को तक़वियत मिली कि वो अपने एजेंडे के हुसूल के लिए बदअमनी फैलाएं। फैसले में अदालत उज़्मा ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत की थी कि नफरत, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी फैलाने वालों की निगरानी की जाए और कानून के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने फैसले में कहा था कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR अपने मुतल्लिका मैंडेट से तजावुज़ नहीं करे। फैसले में यह भी कहा गया था कि बेहतर होगा कि इन कवानीन का इतलाक़ किया जाए जो खुफिया इदारों के मुताल्लिक दायरा कार की वजाहत करते हों, ताकि शफाफियत और कानून की हुक्मरानी को अच्छे तरीके से यकीनी बनाया जा सके। अदालत ने कहा था कि आइन मुसल्लह फोर्सेस के अफराद को किसी तरह भी किसी सियासी सरगर्मी जिसमें सियासी जमात, गिरोह या फ़र्द की हमायत हो उससे मना करता है। अब ये 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है जिसके चंद चीदा नकात आपके सामने रखे और बुनियादी तौर पर 2 इम्ते जो इसमें थी वो ये कि एक तो मुसल्लह फोर्सेस को ये अहकामात वजारत दिफा के तवस्सुत से पहुँचाए गए थे कि उनका कोई भी एहलकार किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो कि जो सियासत में बराह रास्त मुदाखलत हो, और दूसरा ये कि जो आज़ादी इजहार है
उसको लेकर जो यकीनी बनाया जाए कि किसी चैनल को, नशरियाती इदारे को, उसको सेंसर ना किया जाए। सेंसरशिप के हवाले से जो इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल है उससे भी छुटकारा हासिल किया जाए। यानी बराह रास्त 2 तरह के नकात इसके अंदर उठाए गए थे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इम्पॉर्टेंट फैसला जब इसको टेकअप किया गया है रिव्यू पिटिशंस को, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है क्या सेम पेज पे हैं? इससे पहले तो ये नहीं हो सका, ना ये रिव्यू पिटिशंस पहले उठाई गई। 2019 के अंदर ये फैसला सुनाया जाता है, 4 साल बीत गए हैं, उमर अता बंदयाल साहब का दौर भी रहा, उसमें भी ये पिटिशंस टेकअप नहीं की गई। अब जब उठाई गई हैं तो क्या अब काबिल कबूल होगा मुक़्तदिर हलकों को भी? और फिर इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या इस इंपॉर्टेंट केस को भी उसी तरह बराह रास्त नशर किया जाएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की फुल कोर्ट समात हमने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखी। आने वाला वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस केस के हवाले से। ऐसा महसूस होता है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके की मिसाल पाकिस्तानियों के लिए बनी है, क्योंकि वो एक मसले से निकलते हैं, अपनी जान छुड़ाते हैं, तो दूसरी आफत उन्हें आग घिरती है। पाकिस्तानी महंगी बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि बिल अज़ाब जान बने हुए हैं। वो चीख कर बात कर रहे हैं कि अव्वल तो ये बिल अदा नहीं कर सकते, सकत नहीं रखते, अगर कोई चीज़ बेच कर बिल अदा भी कर देते तो पूरा महीना गुज़र औक़ात मुश्किल हो जाता है। लेकिन हुकूमत उनके दुखों का मदावा करने की बजाय, उनकी बात पर तवज्जो देने की बजाय कान बंद किए हुए है, एक के बाद एक सख्त फैसला सादर कर रही है। शायद इस निगरां हुकूमत के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि तमाम मसाइल की जड़ अवाम है और इनके खात्मे के बगैर पाकिस्तान मसाइल का हल नहीं निकाल सकता है। या पाकिस्तान में मसाइल का हल असल में अवाम है, इनका खात्मा ही बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी अमर ये है। अब निगरां वज़ीर तवानाई ने एक और फरमान सादिर किया और वो फरमाते हैं कि गैस सेक्टर को यौमिया 100 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना, यानी वो सर्कुलर डेट हो जिसमें गैस सेक्टर भी जकड़ा हुआ है। अब गैस सेक्टर में 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान अवाम की जेबों से पूरा किया जाएगा। वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। गैस सेक्टर पाकिस्तान का 100 करोड़ रुपए का नुकसान कर, साल के हम 350 अरब रुपए का नुकसान कर, पूरे मुल्क में गैस की प्राइसेस बढ़े। गैस की प्राइस मौत के लिए कम इसलिए भी नहीं कर सकते कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं। यानी अब गैस की कीमतें बढ़ना भी नविश्ता दीवार है। इस हुकूमत के पास आम आदमी के लिए कोई तिफल तसल्ली दिलासा भी नहीं है। ये तो ये भी नहीं कहते कि मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।